हेलो गाइस, मेरा नाम है सूरज यादव और आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एपिक यूनिवर्सल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी का, जो पॉलिटी है जो हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे रोहित सर पढ़ाते थे, लेकिन फिलहाल बस एक वीडियो किसकी संविधान संशोधन की मेरे द्वारा बनाई जा रही है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारे संविधान संशोधन को डीपली एक्सप्लेन करूंगा जो हमारे 2014 से 2020 तक किए गए हैं। वैसे संविधान संशोधन जो अभी तक किए गए हैं वो टोटल संविधान संशोधन 104 किए गए हैं। कितने किए गए? 104 किए गए हैं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा मैं 12-13 तक आपको संविधान संशोधन बता दूंगा, लेकिन डीपली मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बताऊंगा जो 2014 से 2020 तक अभी तक टोटल किए गए हैं। ठीक है, तो अगर हम अपने संविधान की बात करें, जो हमारा संविधान बनाया गया है, वो हमारा जो संविधान बनाया गया है वो कई देश के अध्ययन से बनाया गया। मतलब कई देशों का हमने संविधान का अध्ययन किया, उसके बाद हमने अपना संविधान को क्या करा था, तैयार किया था। तो जो हमारा जो संविधान है उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया दर्ज है कि हम अपने आगे चल के अपने संविधान में संशोधन जो कर पाएंगे वो किस तरीके से कर पाएंगे। वो ऐसा हमारा आर्टिकल 368 भाग 20 में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 368 भाग 20। आर्टिकल को हिंदी में बोला जाता है अनुच्छेद। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा संविधान बनाया गया है वो कई देशों के अध्ययन से बनाया गया है। तो जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया हमारे संविधान में लिखी है वो आर्टिकल 368 भाग 20 में लिखी गई है। तो ये जो प्रोसेस है ये कौन से देश से लिया गया है? ये लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। हमने ये कानून लिया है कि हमने संविधान में संशोधन किस तरीके से कर सकते हैं। तो आर्टिकल 368 भाग 20 भाग को बोलेंगे पार्ट 20 के तहत अब हमने संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और अभी तक टोटल कितने संविधान में संशोधन किए गए? 104 किए गए हैं, मतलब करंट में। ठीक है, अगर हम बात करें आगे की तो देखते हैं। तो जो हमारा संविधान है उसमें टोटल जब हमारा संविधान बना था, उस टाइम पे जो हमारे भाग थे वो सिर्फ कितने थे? 22 थे। कितने थे? 22 थे। अब वो भाग कितने हो गए? 25 हो गए। जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पे भाग 22 थे और इस टाइम पे भाग कितने हैं? 25 है। अच्छा, जब संविधान बना था उस टाइम पे हमारी जो अनुसूची थी, जिसे बोलते हैं शेड्यूल्स, वो कितनी थी उस टाइम पे? 8। कितनी थी? 8 थी। और अब वो अनुसूची कितनी है? 12 है। अनुसूची कितनी है? 12 है। आपने देखा कितनी अनुसूची बढ़ गई? 4 अनुसूची बढ़ गई। ये जो चारों अनुसूची हमारे संविधान में जो बाद में जोड़ी गई है वो किसी ना किसी संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ी गई है। तो मैं आपको सारी वो अनुसूची बता देता हूँ, 9, 10, 11, 12, जिसके तहत हमारे संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। ठीक है, ये तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले मैं आपको ये वाली अनुसूची के बता दूँ कि अनुसूची जो जोड़ी गई है वो कौन से संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में जोड़ी गई है। तो हम पहले बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। 9वीं अनुसूची हमारे संविधान में कब जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी हमारे संविधान में 1951 में। कौन से में? 1951 में। संविधान संशोधन कौन सा हुआ था? वो फर्स्ट संविधान संशोधन था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। मतलब पहला संविधान संशोधन हुआ था कब? 1951 में हुआ था, जिसके तहत कौन सी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची में क्या था? आपका जमींदारी प्रथा और भूमि सुधारों। ठीक है, आपके 9वीं अनुसूची में क्या था? जमींदारी प्रथा था और भूमि सुधारों था। ये कब? पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत आपके मतलब संविधान में जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची। ठीक है, उस टाइम के जो हमारे पीएम थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस टाइम के हमारे कौन थे? पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे उस समय के क्या थे? पीएम थे। 9वीं अनुसूची की बात है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब बात करते हैं 10वीं की। ठीक है, जो 10वीं अनुसूची है वो सन 1985 में हमारे संविधान में जोड़ी गई थी। और संविधान संशोधन वो कौन सा था? 52 संविधान संशोधन था वो। ये आपको याद रखना है कौन सा। ये वैसे आपको रोहित सर ने आपको बता रखा है ये। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई थी। संविधान संशोधन कौन सा था आपका? 52 था। ठीक है, अच्छा, इसके दौरान क्या हुआ था? जो दल बदल की जो थे
जो आपकी जो पार्टी में जो दल बदल होते हैं ना, उसके तहत इसमें प्रावधान किया था, दल बदल का प्रावधान था, ठीक है। अच्छा, इसका एक नोट है, इसका एक जो 10वीं अनुसूची थी उसके तहत जो पार्टियां होती है उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। कौन सी? 10वीं अनुसूची के तहत जो पार्टियां होती है उनको संवैधानिक दर्जा क्या हुआ? प्राप्त हुआ था। और इसमें क्या है? दल बदल की प्रथा, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची 10वीं दोनों हो चुकी है, 11वीं और हम 12वीं की बात करते हैं, ठीक है। 11वीं और 12वीं की बात करते हैं। तो 11वीं जो अनुसूची है, कौन सी? 11वीं जो अनुसूची है वो कौन सा? आपकी 1993 में। कब? 1993 में। और संविधान संशोधन कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन था। और ये किससे संबंधित था? हमारा 11वां ये था हमारा पंचायत से संबंधित था। किससे? पंचायत से संबंधित है आपका ये। और जो हमारी पंचायत होती है वो 29 विषय पर क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। अच्छा, जिस टाइम पे ये आपका 73वां था उस टाइम के जो पीएम थे आपके, वो थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे आपके? पीएम नरसिम्हा राव थे। अच्छा, जो पंचायत का ये 29 विषय पर कानून बना सकती है, 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। अच्छा, ये संसद में वैसे पेश किया गया था दिसंबर 1992 को। जो ये था आपका बिल था, आपके संसद में कब पास किया गया था? 1992 को ये संसद में क्या कर दिया गया? पेश कर दिया गया। और 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस पे साइन कर दिया और ये क्या हो गया? बिल पास हो गया। जब ये बिल पास हो गया तो इसको क्या 24 अप्रैल 1993 को क्या कर दिया गया? इसे लागू कर दिया गया। इसलिए जो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में बनाया जाता है। 24 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? पंचायती राज दिवस के रूप में बनाया जाता है, ठीक है, 24 अप्रैल को, ठीक है। तो आपका 11वां भी पूरा हो गया है। बात करते हैं 12वीं अनुसूची की, ठीक है। तो जो 12वीं अनुसूची है, कौन सी? 12th, ठीक है। ये संबंधित है आपकी शहरी स्थानीय स्वशासन, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन था ये संविधान संशोधन था आपका 74th। और कब हुआ था? 1993 में। कब हुआ था आपका? 1993 में हुआ था। और ये जो आपका होता है ये आपके 18 विषय पर कानून बना सकती है, ठीक है। यहाँ तक आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि 12 की 12 अनुसूची में जो 4 आपकी जोड़ी गई थी, मैंने आपको चारों के बता दिए कौन कौन से संविधान संशोधन थे ये। अब मैं बात करूं पहली, दूसरी, तीसरी में आपको सिर्फ बता देता हूँ, रोहित सर ने आपको ऐसा बता रखा है। तो पहली जो आपकी अनुसूची थी वो राज्य और उसके संघ राज्य। पहले अनुसूची में क्या है? राज्य एवं उसके संघ राज्य की बात कही गई थी। दूसरी अनुसूची थी आपकी वेतन से संबंधित थी। तीसरी आपकी थी शपथ से संबंधित थी। चौथी थी आपकी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा था। जो 5वीं थी वो SC ST के लिए प्रशासन के बारे में थी। जो आपकी 6ठी अनुसूची थी असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा के जो जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में थी। 7वीं अनुसूची थी शक्तियों का बंटवारा था। और जो 8वीं अनुसूची थी वो भाषाएं थी। जब आपका संविधान बना था तो मूल संविधान में आपकी टोटल 14 भाषाएं थी उस टाइम पे। और वो अब भाषाएं कितनी हो चुकी है? टोटल 22 भाषाएं हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 22 भाषाएं हो चुकी है। और वो पहले 14 थी, अब कितनी हो गई? 22 हो गई। तो 22 कौन कौन से संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में जोड़ी गई है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। 21st संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1967 को। कब हुआ था? 1967 को, जिसके तहत हमारे संविधान में सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ी गई। उसके बाद हुआ आपका 71 संविधान संशोधन। और कब हुआ ये? 1992 को, जिसके तहत 3 भाषा जोड़ी गई। नमक, कौन सी? नमक। ना से नेपाली, मणिपुरी और का से कोकड़ी। जो कोकड़ी भाषा है आपकी वो गोवा में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? गोवा में आपकी बोली जाती है।
और जो नेपाली भाषा आपकी कहाँ बोली जाएगी, नेपाल में बोली जाएगी। लेकिन नेपाल हमारे भारत का तो हिस्सा है नहीं, तो हमने नेपाली भाषा को अपने संविधान में क्यों जोड़ा, क्योंकि जो नेपाली भाषा होती है वो सिक्किम में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है, सिक्किम में बोली जाती है। सिक्किम तो सुना होगा, जो कि अभी हमारा राज्य है। तो सिक्किम जो राज्य अपना बना है, ठीक है, तो सबसे पहले जो 35वां एक संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 35वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत जो सिक्किम है वो अपना भारत का राज्य बना, सॉरी राज्य नहीं, भारत को जगह मिली उसको 35वें संविधान संशोधन से। जो सिक्किम थे वो अपने भारत का हिस्सा बना, ठीक है। 36वां संविधान संशोधन किया गया, कौन सा, 36वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। पहले तो क्या हुआ, अपना हिस्सा बना, ठीक है, 36वां संविधान संशोधन करके क्या हो गया, वो अपने भारत का राज्य बन चुका, ठीक है। हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आगे की, ठीक है। कितनी, एक भाषा यहाँ जुड़ गई, 3 भाषा जुड़ गई, 4 भाषा और जुड़ेगी, जो कि संविधान संशोधन कौन सा था, 92 था, और कब था, 2004 में किया गया था, जिसके तहत मैथिली, संथाली, ठीक है, डोगरी और बोडो, आपकी ये 4 भाषा जोड़ दी गई। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ये 4 भाषा आपकी जोड़ी गई। तो 4 + 1 + 3 + 4 टोटल अब आपके मूल संविधान, जो अब संविधान है उस टाइम पे कितनी है, अब आपकी टोटल 22 भाषाएं आपके संविधान में है। तो आपकी ये भाषाएं भी कंप्लीट हो चुकी है। हम बढ़ते अपने आगे, ठीक है। तो अब जानते हैं कि जो संविधान में संशोधन होती है वो कार्यपालिका द्वारा किया जाता है, वो कैसे कैसे ये होता है, ठीक है। तो जैसे कि संविधान में जो संशोधन होता है वो पहले जो बिल बनाया जाता है, ठीक है। पहले क्या होता है कि जो हमारी विधायिका होती है, वो एक बिल तैयार करती है, जिसे बोलते हैं विधेयक। जो हमारी विधायिका होती है वो एक क्या तैयार करती है, विधेयक तैयार करती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बिल तैयार करती है, ठीक है। अब उस बिल को क्या करना है, संसद में पेश करना है। अब संसद में क्या होते हैं, संसद 2 गए, लोकसभा और राज्यसभा। तो क्या हुआ कि आपको इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास कराना है। तो पहले क्या होता है, वो आपकी इच्छा होती है कि पहले लोकसभा से पास करा दिया जाए या फिर राज्यसभा से। बिल को जो पास कराना राज्यसभा से थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लोकसभा से आसानी से ये पास हो ही जाता है। तो क्या हो गया कि राज्यसभा से पास कराओ या लोकसभा से। तो पहले जाते जनरली लोकसभा से पास कराते हैं, उसका राज्यसभा भेजते हैं। उसके बाद क्या होता है, राष्ट्रपति का साइन होने के लिए जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, उस पर साइन कर दिया। तो जब ये साइन कर दिया तो उसके बाद ये बिल ना रह के उसको क्या बोलते हैं, एक्ट बन गया। क्या बन गया, ये एक अधिनियम बन गया, ठीक है। सपोज राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया तो क्या होता है, तो वापस संसद चले जाता है वो बिल, दोबारा राष्ट्रपति के तरफ से पुनर्विचार करो, उसके बाद मैं साइन कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद तो ये हो गया। और कभी कभी पता क्या होता है, इसमें रोल किसका है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति का, ठीक है। जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर ही क्या होती है, हमारी संसदीय व्यवस्था होती है, संसदीय प्रणाली या संसदीय व्यवस्था। लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, संसदीय व्यवस्था बनाते हैं। और जो संसदीय व्यवस्था ये आपकी कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। अपने संविधान में कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। अच्छा, जब कोई भी संविधान में संशोधन होता है और जिसका जो प्रभाव होता है राज्य पर भी पड़ता है, जैसे जीएसटी टैक्स आया था, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया था, अब इसका प्रभाव तो राज्य पर भी पड़ा। अब राज्य पे अगर इसका प्रभाव पड़ गया तो हमें राज्यों की भी क्या कहते हैं, अनुमति लेनी पड़ती है, मतलब परमिशन लेना पड़ता है, राज्यों से भी पास कराना पड़ता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं। तो राज्यों से कैसे पास, टोटल जितने भी राज्य उसके आधे से अगर एक ज़्यादा राज्य ने इस पर हाँ बोल दी तो ये जब पास हो जाता है, ठीक है। ऐसा जब होता है जब उसका प्रभाव राज्यों पर भी पड़ता है, तो हमें राज्यों के विधानमंडलों से भी इसे क्या करना पड़ता है, पास कराना पड़ता है। और अगर आधे से एक ज़्यादा राज्य ने इस पर मतलब हाँ बोल देता है तो ये क्या होता है, आपका फिर राष्ट्रपति इस पर क्या कर देता है, साइन कर देता है, तो ये एक्ट बन जाता है, ठीक है। अब लोकसभा से कैसे पास होगा पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। अब लोकसभा ये बिल भेजा गया, लोकसभा की सीटों की संख्या टोटल कितनी है, 545 है, ठीक है, 545 है। अच्छा, जो भी पूर्ण बहुमत जिसे हम बोलते हैं, सरकार बनेगी जब पूर्ण बहुमत, ठीक है। अब पूर्ण बहुमत क्या हो गया कि 50% सीट से एक ज़्यादा, 50% सीट से एक ज़्यादा, ठीक है। तो 50% सीट से एक ज़्यादा की अगर हम बात करें तो 272 या 273 सीट कह देते हैं। चलो 273 हमने कहा कि 273 पर सरकार बन जाएगी, ठीक है। लोकसभा में सरकार अगर बनानी है तो 273 सीट लेके आनी होगी, ठीक है। तो 273 सीट की बात हो गई। अब आपको किसी बिल को लोकसभा से क्या करना है, पास करना है। तो लोकसभा से पास करने के लिए इसको क्या चाहिए, एक विशेष बहुमत चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। क्या चाहिए, इस विशेष बहुमत। देखो मैंने एक वर्ड लिया पूर्ण का और एक विशेष का, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, उस समय जब ये बिल पास हो रहा हो, जिस टाइम संसद में जितने भी
मतलब सदस्य प्रेजेंट हो उसका 2/3 मत मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 2/3 अगर मत मिल जाता है तो वो जो बिल होता है लोकसभा या राज्यसभा, मतलब जैसा जो प्रोसेस लोकसभा का है वही प्रोसेस किसका? राज्यसभा का है। अगर जितने प्रेजेंट उस दिन मान लो सांसद है और उन्होंने 2/3 मत अगर मिल चुका तो वो किससे? लोकसभा से क्या हो जाए और राज्यसभा से पास हो जाएगा। सपोज मान लो मैंने कहा उस दिन 300 सदस्य आ चुके हैं, 300 सदस्य हैं, तो 300 का अगर हम 2/3 कर देंगे तो आपका आएगा 200। तो 200 आएगा तो मैंने कहा 2/3 का मत मिलेगा तो संसद से पास हो जाएगा, लेकिन ये संसद से पास नहीं होगा। देखो विशेष बहुमत का मतलब क्या हुआ कि 2/3 भी होना चाहिए, लेकिन वो 2/3 आपका इससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब ये थोड़ी कि मान लो 200 आए उस दिन, 200 के 200 ने हाँ बोल दिया, 200 के 200 ने क्या बोल दिया? हाँ बोल दिया कि हाँ भाई हो जाए, तो भी ये पास नहीं होगा। बेशक ये 100% है भाई, 200 के 200 ने बोल दिया तो कितने परसेंट हो गया? 100%, तब भी ये पास नहीं होगा। स्पेशल मेजोरिटी मतलब विशेष बहुमत का मतलब क्या हुआ कि 2/3 होना चाहिए, लेकिन वो 2/3 इससे एक मतलब इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका कैसे लोकसभा में और राज्यसभा में ये पास होगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया पास कैसे होगा। अब हम बात करते हैं कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनके बीच की गए। ठीक है, तो टोटल जो हम बात करें विधेयक मतलब बिल बनाना, अब मान लो कोई बिल हमने लोकसभा राज्यसभा भेजा तो जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे पास हो के कोई एक्ट बन जाए। ठीक है, तो टोटल अभी 126 विधेयक तैयार करके अभी तक हमारी संसद में भेजे गए हैं, जिसमें से टोटल कितने 104 क्या हुए हमारे संविधान संशोधन हुए हैं। मतलब 126 विधेयक तैयार करके हमारी संसद में भेजे, जिसमें से पास कितने हुए? सिर्फ 104 हुए, बाकी के पास नहीं हुए, क्योंकि कुछ लोकसभा में पास नहीं होते, कुछ राज्यसभा में पास नहीं होते, तो वो भी क्या हो जाता है? पेंडिंग में चलते रहते काफ़ी। तो मतलब 126 में से अभी तक सिर्फ कितने 104 ही पास हुए हैं। अब हमें इस वीडियो में क्या पढ़ना था? 2014 से 2000 अब तक के कितने संविधान संशोधन? ओनली 6। कितने? केवल 6 हुए हैं। उन 6 के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है। बाकी एक्स्ट्रा भी मैंने आपको पहले पढ़ा दिए, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन से आपके इन 6 के बारे में जानना जो कि करंट में आपके संविधान संशोधन हुए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं लास्ट से स्टार्ट करते हैं 104 संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? आपका 2020 में हुआ था। ठीक है, ये किससे संबंधित था? ये रिजर्वेशन से संबंधित। आप किसकी रिजर्वेशन वो बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जानते क्या है आर्टिकल 334। आर्टिकल 334 में क्या है? तो आर्टिकल 334 में ये है कि जो लोकसभा होती है और जो विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा में SC और ST के लिए, SC और ST के लिए सीटों का रिजर्वेशन, ये जो रिजर्वेशन था ये 25 जनवरी 2020 को ख़त्म होना था। कब ख़त्म होना था? 25 जनवरी 2020 को ख़त्म होना था। इसीलिए ये आपका ये वाला संविधान संशोधन किया गया। इसके तहत संविधान संशोधन के तहत क्या करा? ये रिजर्वेशन 10 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। किसके लिए? 10 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। मतलब 25 जनवरी 2020 तक खत्म होना था, अब कब खत्म होगा? 25 जनवरी 2030 को ये खत्म होगा। ठीक है, ये करा गया था इस संविधान संशोधन के तहत। आपकी लोकसभा में टोटल कितनी सीट होती है? 545। कितनी सीट है? 545। इसमें से SC के लिए कितनी रिजर्व है? 84। ST के लिए कितनी रिजर्व है? 47। टोटल कितनी? 131 सीट आपकी किसके लिए? SC और ST के लिए क्या है? आपकी रिजर्व है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विधानसभा की। तो टोटल आपकी जो विधानसभा की सीट है, ठीक है, पूरे इंडिया में वो कितनी है? आपकी 4120 है। कितनी है आपकी? 4120 है, जिसमें से SC के लिए आपकी कितनी रिजर्व है? 614 रिजर्व है, और ST के लिए कितनी रिजर्व है? 544 रिजर्व है। तो कितना आया आपका? 1158 सीट SC और ST के लिए विधानसभा में क्या है? रिजर्व है। ठीक है, इसका थोड़ा सा और जानते हैं क्या इसके बारे में हम देखते हैं कि जो रिजर्वेशन है ना 25 जनवरी 2020 से पहले भी एक बार ख़त्म होना था। वो कब ख़त्म होना था? आपका 25 जनवरी 2010 को ये रिजर्वेशन ख़त्म होना था। तो इस रिजर्वेशन को ख़त्म होना था, उस टाइम पे भी एक अमेंडमेंट किया गया था जिसके तहत ये 10 वर्षों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया था। तो मतलब 10 ये रहा, ये 20 तक कर दिया, अब दोबारा 10 कर दिया तो ये 30 हो गया। वो कौन सा था? वो 95 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 2009 में कर दिया गया था। वो कब कर दिया गया था? 9 में कर दिया गया था। इस संविधान संशोधन के तहत क्या था? वो 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, 20 तक हो गया। अब वो 20 से क्या कर दिया? 30
20, लेकिन जो संसद में जब गया था तो संसद में बात चल रही थी कि इसको भाई 10 नहीं 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सिर्फ 10 साल के लिए ही आपका आगे बढ़ा। ठीक है, अब हम जानते हैं अपना अगला संविधान संशोधन 103। कौन सा? 103 भी जो आपका संविधान संशोधन है वो भी आपका रिजर्वेशन से संबंधित है। किससे? रिजर्वेशन से संबंधित है, जो कि हुआ था 2019 में। अब ये रिजर्वेशन किन का था? आम नागरिक। अब आम नागरिक कौन से? आपको पता है SC ST OBC, इनको तो आपको रिजर्वेशन मिला हुआ है, सरकारी नौकरी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी इन सबको रिजर्वेशन मिला हुआ है। ठीक है, तो जो सामान्य वर्ग के लोग थे, जनरल कैटेगरी के, जिनको कोई रिजर्वेशन नहीं था, सामान्य वर्ग के जो लोग थे जिन पे कोई रिजर्वेशन नहीं था और जो आर्थिक दृष्टि से क्या थे? कमज़ोर थे, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर थे, उनको सरकारी नियोजन में 10% का क्या था? रिजर्वेशन मिला था। EWS, किसमें? EWS बोला जाता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। सामान्य वर्ग के लोग जो आर्थिक दृष्टि से क्या है? कमज़ोर है, उनको 10% का क्या था? रिजर्वेशन था। इकोनॉमिकली, ठीक है, वीकर, कमज़ोर सेक्शन। ठीक है, तो अब आर्थिक दृष्टि की बात करें तो कैसे आर्थिक दृष्टि? उनकी जो वार्षिक आय है, वार्षिक आय है वो क्या होनी चाहिए? 8 लाख से कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वार्षिक आय 8 लाख से कम होगी तो वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन और थी। अगर उनका जो घर है, मकान है, अगर वो म्युनिसिपल एरियाज़ में आता है तो उनके पास 100 गज से कम जगह होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो नॉन म्युनिसिपल एरियाज़ में आता है तो 200 गज से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में आता है, किस में आता है? ग्रामीण क्षेत्र में आता है, ग्रामीण क्षेत्र में, तो क्या होना चाहिए? वो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। अगर ये टर्म्स एंड कंडीशन होगी सब, मतलब ये हो, ठीक है, तो उसी का EWS का क्या बनता है? आपका सर्टिफिकेट बनता है, जिसके तहत उनको 10% का सरकारी नियोजन में क्या मिलता है? फ़ायदा मिलता है। ठीक है, अब बात करिए पास कैसे, मतलब कब हुआ, किस डेट को ये पास हुआ। ठीक है, तो ये आपका राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ आपका 8 जनवरी 2019 को। लोकसभा से आपका ये पास हुआ 9 जनवरी 2019 को। और बात करते राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति ने इस पे साइन करे 12 जनवरी को 2019 में। और बात करें लागू कब से हो गया ये, तो जब लागू हुआ था सबको पता था भाई EWS जनरल के लिए बन चुका है, और लागू हुआ 14 जनवरी 2019 को। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी वैसे मतलब करंट के हैं, 6 हैं, कोई ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं है याद करने में, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। एक बार वीडियो देखना, साथ के साथ लिख लेना, इन सभी को पक्का याद हो जाएंगे। ठीक है, अब अपना बात करते हैं अपना अगला संविधान संशोधन 102 संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और 2018 में हुआ था ये आपका संविधान संशोधन। तो इसमें क्या हुआ था? एक आयोग बनाया गया था, एक आयोग का गठन किया गया था जिसका नाम था NCBC। क्या बनाया गया था? NCBC। ये था जो पिछड़े जाति के लोग होते हैं ना, उनके लिए बनाया गया था। पिछड़े जाति का यहाँ पर था मतलब OBC से, अदर बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपकी है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, ये किसकी फुल फॉर्म क्या? NCBC के, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ये किसके लिए बनाया गया था? ये आपका OBC आयोग था। ठीक है, जो SC आयोग है, एक ST आयोग है, एक SC आयोग भी बना हुआ है आपके, और एक ST आयोग भी है। ठीक है, OBC आयोग था नहीं तो उस OBC आयोग को भी बना दिया गया। ठीक है, जो OBC आयोग बनाया गया वो आपके आर्टिकल, इसके तहत क्या हुआ, जब ये आपका संविधान संशोधन किया, ठीक है, तो इसके तहत एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया। ठीक है, उस नया आर्टिकल का क्या था नाम? 338B। आपका कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? 338B को जोड़ दिया गया। ठीक है, SC का जो है वो 338 आर्टिकल है, और ST का क्या है? 338A है। ठीक है, SC आयोग का जो है वो 338 आर्टिकल है, ST आयोग का आपका 338A है, और जो OBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के लिए आपका कौन सा आर्टिकल? 338B है। अच्छा, पहले तो 102 आए। ठीक है, ये जो दोनों है ना, ये दोनों SC और ST आयोग, SC और ST आयोग दोनों पहले 338 में आते थे।
SC और ST दोनों ही ये है ना, पहले किस में आते थे, 338 में आते थे। किस में आते थे आपके, 338 में आते थे। फिर कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 89 हुआ था। कौन सा हुआ था, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसके तहत क्या कर दिया गया था, ST वाले का 338A दिया था। ठीक है, समझ गए क्या। देखो जो पुराने होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। 102 में NCBC बना, आयोग का गठन हुआ जिसका नाम था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, OBC के लिए था, जिसके तहत आर्टिकल 338B को जोड़ा गया था। SC आयोग के लिए 338 है, ST के लिए 338A है। पहले इससे पहले क्या था, इससे 2018 से पहले, सॉरी इससे पहले SC ST का भी क्या था, एक ही था, 338 था। तो 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसके तहत ST का अलग करके 338 कर दिया था और SC का 338 कर दिया था। ठीक है, कौन खत्म हो गया। अब बात करते हैं 101 की। किसकी बात करते हैं, आपकी 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये आपका हुआ था 2016 में। कब हुआ था ये आपका, 2000। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपका संबंधित है GST से। GST का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब GST आया था तो इसकी बहुत फुल फॉर्म बनी थी, गवर्नमेंट स्कूल टीचर कुछ नहीं फलाना। तो इसकी फुल फॉर्म क्या थी, मतलब मजाक मजाक में बनाई थी, गुड्स, दिल पे मत लेना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म थी। और इसमें उसने कहा था, गवर्नमेंट ने कहा था कि इसमें एक्साइज प्लस सर्विस, एक्साइज और सर्विस टैक्स सब इंक्लूडेड है। ठीक है, और जो GST का प्रभाव था, GST का जो प्रभाव था वो राज्यों पर भी पड़ना था। इसलिए जब इसको पास कराया गया था तो उसमें राज्यों की भी अनुमति ली गई थी, मतलब राज्यों से भी 50% से एक ज़्यादा अगर राज्य ने बोला था तो ये बिल पास हुआ था। ठीक है, इसकी पूरी कहानी सुनना सही से क्या हुआ था। सबसे पहले इसे किस राज्य ने सपोर्ट किया था, जो सपोर्ट था जिसके विधानमंडल का, तो सबसे पहले इसे असम राज्य ने क्या था, सपोर्ट किया था। पहली बात हो गई क्लियर। जब मोदी सरकार आई थी 2014 में, कब आई थी, 2014 में आई थी पूर्ण बहुमत के साथ। तो जब आई थी उस टाइम पे, उसी टाइम के जो आपके उस टाइम जो वित्त मंत्री बने थे, वित्त मंत्री मतलब फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो कौन थे, अरुण जेटली थे। अब वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है। तो उस टाइम के जो आपके वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, अरुण जेटली, उन्होंने दिसंबर 2014 में लोकसभा में बिल पेश किया GST का। दिसंबर 2014 में GST का बिल कहाँ पेश किया, लोकसभा में पेश किया। लोकसभा से वो पास हो गया, राज्यसभा में अटक गया, मतलब राज्यसभा से वो पास नहीं हुआ, तो फिर इसको वहीं पर रोक दिया गया। उसके बाद ये प्रोसीजर दोबारा स्टार्ट किया, लेकिन जब दोबारा स्टार्ट किया गया ना तो उसे कहाँ, पहले लोकसभा ने कहाँ भेजा, उसे राज्यसभा भेजा गया। कहाँ पर भेजा गया, राज्यसभा भेजा गया। और पहले क्या करा गया, उसको राज्यसभा से पास कराया। कब, कहाँ से पास कराया, राज्यसभा से पास कराया। और वो राज्यसभा से जो पास हुआ वो 3 अगस्त 2016 में वो राज्यसभा से पास हुआ था। उसके बाद वो कहाँ से, लोकसभा से पास कराया। तो लोकसभा से तो भाई हो गया था, क्योंकि मेजोरिटी मोदी सरकार की थी, वो सरकार बनी थी, तो भाई 8 अगस्त में वो वहाँ से पास हो चुका था। ठीक है, बात गई राष्ट्रपति पे, तो भाई राष्ट्रपति ने भी क्या करा, उस पर साइन कर दिया। थोड़ा टाइम लगाया, 8 सितंबर 2016 पे उसने साइन कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद बात करें लागू, ये काफ़ी टाइम बाद करा था, ये लागू करा था 1 जुलाई 2017 में को इसे क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। ठीक है, इसमें उम्मीद करता हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो GST होता है वो 3 भागों में, IGST, CGST और SGST। ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट का। ये सेंट्रल को चले जाता है, ये स्टेट को चले जाता है, और ये वाला दोनों में बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपका 101 संविधान संशोधन था। सबसे पहले सपोर्ट असम ने किया था। पहले 2014 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसको क्या करा, पेश किया था, लोकसभा से पास हो गया था, राज्यसभा में ये पास नहीं हुआ था। फिर दोबारा राज्यसभा में पहले पास कराया, उनकी डेट सही है, अगस्त सितंबर है, फिर इसको ये लागू कर दिया गया था। ठीक है, इसमें उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। हम बात करते हैं अपना 100 और 99, 2 और मुझे कराने हैं बस। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन, 100। ठीक है, जो 100वां संविधान संशोधन है ये हुआ था 2015 में। किस में हुआ था, 2015 में हुआ था। अब इसमें क्या था, ध्यान से सुनना। बांग्लादेश और भारत
के बीच कुछ कॉलोनियों का ना एग्रीमेंट तैयार हुआ था, ठीक है, सन 1974 में, ठीक है। तो एग्रीमेंट हो गया, कुछ समय तक ठीक चला, उसके बाद फिर उसको लेकर विवाद चलने लगे। क्या होने लगे? विवाद होने लगे। उस विवाद को ख़त्म करने के लिए ही संविधान में संशोधन किया गया था कि जो कॉलोनियाँ बांग्लादेश के अंतर्गत आती थी वो बांग्लादेश को दे दी गई, और जो भारत के अंतर्गत आती थी वो भारत ने खुद रख ली। तो ये जो संविधान संशोधन हुआ उसमें बांग्लादेश के खाते में 111 कॉलोनी, कितनी? 111 कॉलोनी मिली, और जो आपका भारत था उसको 51 कॉलोनियाँ मिली। कितनी मिली? 51 कॉलोनी मिली। अच्छा, इसमें जो फ़ायदा हुआ था वो बांग्लादेश को हुआ था। क्यों? क्योंकि इसको 17,163 किलोमीटर स्क्वायर मिला, और इंडिया को कितना मिला था? 7110 किलोमीटर स्क्वायर मिला। लेकिन क्या हुआ, इस संविधान संशोधन के तहत जो बांग्लादेश का भारत के साथ जो विवाद था वो क्या हो गया? पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, ये संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इस संविधान संशोधन में क्या होता है? कॉलोनियों का आदान प्रदान हुआ था। तो क्वेश्चन आ जाए कॉलोनियों का आदान प्रदान किस संविधान संशोधन में हुआ है? तो 100वां संविधान संशोधन 2015 में, बांग्लादेश और भारत में इसमें इतनी और इसमें इतनी, ठीक है। बात करते हैं 99। थोड़ा 99 आपका थोड़ा ध्यान सुनना इंपॉर्टेंट है। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि हुआ था 2014 में, ठीक है। तो पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति होती है, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जो जजों का ट्रांसफ़र होता है, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जो जजों को प्रमोशन करके भेजा जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? वो कॉलेजियन सिस्टम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कॉलेजियन सिस्टम प्रणाली के द्वारा किया जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं है, प्रणाली से किया जाता है। इसके 5 सदस्य थे। एक तो होता है CJI, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 अन्य सीनियर जज, ठीक है। इसके कितने लोग थे? 5। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, और 4 अन्य सीनियर जज इसके सदस्य थे, ठीक है। अच्छा, जो CJI होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, वो पूरे सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज होंगे उसमें जो सबसे सीनियर जज होगा वो भारत का मुख्य न्यायाधीश बनता है। 1998 से ही आपकी ये प्रणाली स्टार्ट की गई थी। किसमें? 1998 से प्रणाली स्टार्ट करी गई थी, और ये इसलिए स्टार्ट करी गई थी, इससे पहले ऐसा हुआ था कि जो एक सीनियर जज था सबसे सुप्रीम कोर्ट का, उसको भारत का मुख्य न्यायाधीश ना बनाकर किसी और को बना दिया गया था। ऐसे 1-2 केस हो गए थे जिसके तहत से कॉलेजियम प्रणाली को तैयार किया गया था। दूसरी सबसे खास बात यह है कि जो कॉलेजियम प्रणाली है उसका हमारे संविधान में कोई भी मतलब जिक्र नहीं है। इसका मतलब कहीं भी ऐसा है नहीं कि कॉलेजियम प्रणाली से हम जजों की नियुक्ति करेंगे, ऐसा कहीं है नहीं हमारे संविधान में। इसलिए आपका क्या असंवैधानिक है, जो कि गैर है, जैसे कि हमारे संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। तो इसलिए सरकार ने क्या करा, इस सिस्टम को हटाने के लिए एक गठन तैयार किया जिसका नाम था एनजेक। एक कमीशन बनाया जिसका नाम था नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन। अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया, ठीक है, ध्यान सुनना। अब नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन इस बनाया गया, मतलब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया। अच्छा, ये अपने कार्यपालिका ने ये कानून बना दिया, पास हो गया। ये कब पास हो गया? 15 अगस्त 2014 में ये क्या हो गया? पास हो चुका अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या हुआ, अक्टूबर 2016 में इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? असंवैधानिक करार दिया। मतलब ये गलत है। मतलब एनजेक जो बनाया गया कमीशन, उसने जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया? इसको खारिज कर दिया। नहीं भाई, जो जजों की नियुक्ति होगी वो इसके द्वारा नहीं की जाएगी। वो आज भी, इसलिए जो आज भी जजों की नियुक्ति की जाती है वो कॉलेजियन सिस्टम से ही की जाती है। इसको सरकार, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? मना कर दिया। उस पर क्या हुआ था कि जो हमारी न्यायपालिका है, जो हमारी कार्यपालिका है, उस टाइम पे मतलब काफ़ी विवाद भी रहा था। मतलब 2014 में कुछ टाइम तक मतलब विवाद चला था, क्योंकि भाई सरकार ने ये चीज़ को बना दिया था, मतलब नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन बना दिया, जिससे न्यायपालिका कार्यपालिका में कुछ समय तक विवाद भी चला था। अच्छा, इसमें कौन कौन से सदस्य थे? इसका जो अध्यक्ष था, इसका जो अध्यक्ष होता वो CJI होता है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होता। प्लस इसमें 2 अन्य सीनियर जज होते, जो अन्य सीनियर जज होते हैं। कितने लोग हो गए? 3 हो गए। प्लस का कानून मंत्री भी होता,
जो सरकार थी उसका एक कानून मंत्री भी इसमें शामिल होता। प्लस इसमें पता 2 जानी मानी हस्तियां होती। कौन होती? 2 जानी मानी हस्ती होती। अब इन 2 जानी मानी हस्तियों को चुनेगा कौन? तो इसमें 3 लोग मिलकर इसको चुनते। एक तो CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस PM और एक लोकसभा का अपोजिशन का नेता मतलब विपक्षी नेता। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, PM जो कि लोकसभा का नेता होता है और एक लोकसभा का विपक्षी नेता। ये तीनों मिलकर इन 2 जानी मानी हस्ती को नियुक्त करते और फिर क्या 2, 4, 5 और 6 ये 6 लोग ही मिलकर वो सारा कॉलेजियम प्रणाली वाला काम करते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दिया जिसकी वजह से ये खत्म। तो अब जो भी जजों की नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा ही की जाती है। तो जो भी हमारे संविधान संशोधन मैंने शायद 13, 14, 15 जो भी आपको बताए सारे इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर भी जरूर करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।